एक गांव था उल्लासपुर। बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ गांव था। उस गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। रामलाल की उम्र लगभग 75 वर्ष की थी और उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। और तो और रामलाल का पूरा परिवार शहर में जाकर बस गया था। एक दिन की बात है, रामलाल जी अपने घर के बाहर बैठकर चिड़ियों को दाना चुगा रहे थे। तभी वहां पर एक औरत एक बच्चे के साथ गुजरती है। नमस्ते काका जी, आपके बैग में तो बहुत सुंदर फूल हैं। क्या मैं एक ले सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, ले सकती हो, लेकिन ये फूल तुमसे ज्यादा सुंदर तो नहीं है। फिर रामलाल बाग में से एक फूल तोड़कर उस बच्ची को दे देता है। वैसे कौन हो तुम बेटी, और इस नाजुक सी बच्ची को लेकर कहाँ चली जा रही हो? मेरा नाम संध्या है, पड़ोस के गांव की रहने वाली हूँ, और ये मेरी बेटी है नंदनी। इसका नाम तो बहुत ही सुंदर है। बेटी संध्या, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसे मौसम में इसे लेकर कहाँ घूम रही हो? काका जी, दरअसल कुछ दिन पहले ही एक दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु को 13 दिन हो चुके हैं। उनके घर वालों ने मुझे और उनकी बेटी को ये कहकर निकाल दिया कि ये हमारी वजह से हुआ है। बेटी, ये सब तो नियति का खेल है, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। बेटी, मुझे लगता है तुमने और नंदिनी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो थोड़ी देर मेरे घर पे बैठकर आराम कर लो और फिर खाना खाकर चले जाना। रामलाल संध्या और उसकी बेटी को घर ले जाते हैं और अपने यहाँ खाना खिला देते हैं। नंदिनी और संध्या बहुत शौक से खाना खाते हैं। अच्छा काका जी, मैं चलती हूँ। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, आप तो मुझसे ज्यादा अच्छे हो, मिलने आते रहना। अच्छा काका जी, अब मुझे चलना होगा। रुक गई तो गांव वाले आपके बारे में बहुत गलत बात बनाएंगे। फिर संध्या अपनी बेटी को लेकर वहां से चले जाती है और थोड़ी देर चलने के बाद वो एक मंदिर में शरण लेने का सोचती है। मंदिर के आसपास डाकुओं का डेरा था। रात में सभी डाकू वहां पर आकर दिन भर की अपनी डकैती की हुई चीजों को आपस में बांटते थे। अरे सूबेदार काका, आपने मंदिर में उस खूबसूरत औरत को देखा या नहीं? एक बार अगर आप उसे देख लोगे तो आप भी उसके दीवाने हो जाओगे। सूबेदार खड़क सिंह की बात सुनकर उत्तेजित हो जाता है और मंदिर की ओर चल देता है। अरे छोरी, इतनी देर रात इस मंदिर में क्या कर रही है? तुझे मालूम नहीं क्या, रात होते ही ये मंदिर डाकुओं का हो जाता है। माफ करना साहब, मुझे रात में कहीं रुकने की जगह नहीं मिली, इसीलिए मैंने मंदिर में ही रात में रुकने का सोचा। ये मंदिर है कोई धर्मशाला नहीं जो यहाँ रुकोगी। हमें माफ कर दीजिए साहब, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। बस आज रात की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसी औरत को मैं यहाँ कैसे छोड़ दूँ? तुम पर तो सिर्फ मेरा हक है। तभी नंदिनी बोल पड़ती है। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये मंदिर आपका है। मैंने मेरे पिताजी को खो दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई गलती से मेरी माँ भी मुझसे छूट जाए। सूबेदार नंदिनी की बात सुनकर निशब्द हो जाता है, पर था तो वो एक डाकू ही। देख छोरी, मैं एक डाकू हूँ, जहाँ भी जाता हूँ कुछ लेकर आता हूँ। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो मेरे गिरोह वाले मेरा मजाक बनाएंगे। इसीलिए तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा।
फिर संध्या अपने बस्ते में से एक सोने की चूड़ी निकालती है और डाकू को समा देती है। सूबेदार भी उस सोने की चूड़ी को पाकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह की बात है। संध्या और नंदिनी मंदिर के कोने पर बैठे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर रामलाल भी पूजा करने आता है। अरे संध्या बेटी, क्या हुआ? तुम दोनों तो कल दूसरे गांव के लिए निकली थी, आज इस मंदिर के बाहर क्यों बैठी हो? बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं काका जी, मैंने सोचा था कि मैं दूसरे गांव जाकर मंदिर के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान लगा लूंगी, पर रात को डाकू लोग मेरी एकमात्र सोने की चूड़ी लेकर भी चले गए। अब बिना पैसों के तो कैसे दुकान लगाऊंगी, इसीलिए मंदिर के पास बैठ गई। फिर संध्या काका जी को रात की हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। बेटी संध्या, तुम्हें अब ये दर बदर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर रामलाल संध्या को उसके घर जाने के लिए मनाने लगता है। रामलाल कहता है कि संध्या उसके लिए बेटी जैसी है और नंदिनी उसकी पोती जैसी, और इसी नाते वो अपनी बेटी यानी कि संध्या को अपने घर ले जाना चाहता है। संध्या नंदिनी के भविष्य के बारे में सोचती है और नंदिनी के भविष्य की चिंता होने की वजह से रामलाल के साथ चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब संध्या रोज सुबह रामलाल और नंदिनी के लिए खाना बनाती थी और दिन में मंदिर के बाहर एक छोटी सी फूलों की ढेरी लगाकर बैठ जाती थी। क्यों बेटी, ये एक माला कितने रुपए की लगाई? माँ जी 10 की 2 है। महादेव के मंदिर में आए हो, क्या बस महादेव को ही माला चढ़ाओगे, पार्वती जी को नहीं? नंदिनी की चतुराई ने गांव के कई लोगों का दिल जीत रखा था, इसीलिए गांव के कई लोग उससे खुश थे। तो वहीं कुछ लोगों को रामलाल और संध्या का रिश्ता आंखों में कांटे की तरह खटकता था। सुना है रामलाल ने एक विधवा फंसा रखी है। बुढ़ा बुढ़ापे में भी जवानी के मजे ले रहा है। अरे सुना तो मैंने भी है, ये बुढ़ा कब्र में जाने की उम्र में कमरे में जाता है आजकल। एक दिन की बात है। क्यों रे रामलाल, अब तो तेरे जिंदगी के मजे ही मजे हैं। हमें भी बता दे, ऐसा क्या जादू कर डाला कि जो विधवा तेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी है? तुम लोगों को हर रिश्ता एक ही नजर से दिखाई पड़ता है। अपनी चाय पियो और यहाँ से 9-11 हो जाओ। रामलाल जी, गांव के लोग तो ऐसी ही बातें बनाते हैं, तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम एक बहुत नेक काम कर रहे हो, भगवान तुम्हारा भला करे। रामलाल को पता था कि संध्या उसके घर पर रहती है, इस कारण लोग उसके और संध्या के चरित्र पर उंगली उठाएंगे, लेकिन रामलाल को इससे ज्यादा फिक्र नंदिनी की थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। संध्या अपने फूल बेचकर घर पर पहुंची थी। बेटी संध्या, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बताओ ना काका जी, क्या हुआ? कहीं नंदिनी ने फिर आपको परेशान तो नहीं कर दिया? नहीं बेटा नहीं, नंदिनी तो बहुत अच्छी लड़की है। रामलाल संध्या को कहता है कि उसके खेत गांव के दूसरे कोने पर है, जहां वो रोज अब नहीं जा पाता क्योंकि उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। तो वो संध्या से कहता है कि क्या वो उसके खेत वाले मकान में रहकर उसके खेत और उसकी गायों की देखभाल कर सकती है। रामलाल जानता था कि यही एक तरीका है जिससे वो संध्या और नंदिनी को गांव वालों की इन बेहुदा बातों से दूर रख सकता है। काका जी, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चली जाऊंगी, पर आप अपने खाने का और गोलियों का ध्यान कैसे रखोगे? अभी तो मैं यहाँ हूँ और आपको समय समय पर गोली की याद दिला देती हूँ।
मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बेटी। भगवान ने मेरे जीवन में जितने दिन लिखे हैं उसको तो कोई नहीं छीन सकता। तुम बस मेरे खेत वाले मकान पर रहकर मेरे खेतों की देखभाल कर लेना। संध्या रामलाल की बात मानकर खेत पर बने मकान में रहने लग जाती है और गायों की भी देखभाल करने लग जाती है। उधर रामलाल भी अब समय निकालकर शाम को मंदिर में संध्या और नंदनी से मिल लेता था, जिसके बाद गांव वालों ने भी बातें बनाना कम कर दी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन की बात है। माँ, काका जी से मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। हाँ बेटी, मुझे भी कई दिनों से उनकी चिंता सता रही है। पहले तो मंदिर आते थे तो मिलना हो जाता था, पर आजकल शायद मंदिर आना भी कम कर दिया है। संध्या और नंदनी रामलाल से मिलने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। रामलाल के घर के बाहर बहुत भीड़ थी। रामलाल की अर्थी घर के बाहर ही रखी हुई थी। संध्या समझ चुकी थी कि काका जी अब जा चुके हैं। संध्या और नंदनी रामलाल की अर्थी के पास चुपचाप बैठ जाते हैं। संध्या के पास जो आखिरी रिश्ता था वो भी अब टूट चुका था। वो अब समझ चुकी थी कि उसके पास नंदनी के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। कार आती है। कार के अंदर से एक महिला निकलती है। आप सब लोगों में से संध्या कौन है? सब लोग संध्या की ओर देखते हैं। वकील समझ जाती है कि संध्या कौन है। कुछ दिन पहले रामलाल जी मेरे घर पर आए थे और उन्होंने उनकी सारी वसीयत उनकी पोती नंदनी और बेटी संध्या के नाम कर दी है। सब गांव वाले रामलाल की वसीयत सुनकर चौंक जाते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रामलाल जी कुछ दिन पहले तो बहुत अच्छे थे, फिर एकदम से उनकी सेहत को क्या हुआ? मैं बताती हूँ आपको। ये सब इन गांव वालों का करा धरा है। बेचारे रामलाल जी हंसी खुशी नंदनी और संध्या के साथ रह रहे थे, पर इन लोगों से उस बेचारे इंसान की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। इन्हीं कीटाणुओं की वजह से उन्होंने संध्या और नंदनी को अपने से दूर कर दिया। इस चिंता में उन्होंने गोली खाना भी छोड़ दिया। उस दिन पूरे गांव को ये समझ आ जाता है कि रामलाल के मन में संध्या को लेकर बेटी वाला प्रेम और नंदनी को लेकर एक पोती वाला प्रेम था। अंत में रामलाल ने सबको यही सिखाया कि परिवार वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में आपका साथ दे और आपके साथ खड़ा रहे।